गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, साथ में विश्व का भूगोल मानचित्र के माध्यम से मिल रहा है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज प्राप्त हो रही है। तो आप इन सब सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आज का जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यह है निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका या जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव होता है वह बताना है। तो वैसे यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सूर्य के प्रकाश की स्थिति हो, चाहे जल की उपलब्धता हो, चाहे तापमान का परिवर्तन हो, चाहे पवन हो। प्रभाव तो सभी का पड़ता है, लेकिन सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है तो पवन का है। पवन का प्रभाव सबसे कम पड़ता है और सूर्य के प्रकाश की स्थिति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर होगा डी। यहां पर अगला प्रश्न लिखा गया है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण सामान्यतया जन्म देता है। यहां पर बताना है कि जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की अवस्था होती है यह किसको जन्म देता है। इसका तात्पर्य है कि एक हैबिटाट या एक निषेध, मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर कोई भी स्पीसीज निवास करती है उसको तो कहते हैं हम लोग हैबिटाट या उसी को कहते हैं निषेध। और इसी प्रकार दूसरी स्पीसीज का भी एक निषेध होता है, एक हैबिटाट होता है। लेकिन यह कह रहा है कि जहां पर एक संक्रमणशील का क्षेत्र हो, कैसा हो, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अनुक्रमण का तात्पर्य होता है कि जहां पर दो हैबिटाट मिलते हो, क्या हो, जहां पर दो हैबिटाट मिलते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लाइमैक्स। क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। अर्थात आंसर होगा डी। अगला प्रश्न यहां पर है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। कब का आया है, 2002 का आया है। और इसी के आधार पर अगर हम बात करें, जो भारत का नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, अर्थात राष्ट्रीय जैव विविधता का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में बनाया गया। कहां बनाया गया है, चेन्नई में बनाया गया है। यहां पर अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों में कौन जीवमंडल के बारे में सही नहीं है। तो जीवमंडल का तात्पर्य होता है वह मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जहां पर जीवन का संबंध हो। इसकी टोटल जो औसत मोटाई होती है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला करके यह होती है कितना, 30 किलोमीटर। कितना होती है, 30 किलोमीटर। तो यह सेंटेंस सही है। अगला लिखा गया है, जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक संगठक एवं ऊर्जा संगठक होते हैं। तो क्या ये सही है या कि गलत, ये भी सही है, क्योंकि जैव मंडल में जैविक एवं अजैविक घटक तथा ऊर्जा इन तीनों का सम्मिलित प्रतिरूप ही होता है। यहाँ पर अगला है विकल्प कि इसके दो प्रमुख तंत्र होते हैं, स्थलीय और जलीय। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह दो प्रकार का होता है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और एक जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। लेकिन जो यहाँ पर डी विकल्प लिखा गया है कि इसकी ऊपरी सीमा वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होती है, यह गलत है। ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर आर्द्रता प्लस तापमान, इन सब के आधार पर निर्धारण होता है किसी भी कह सकते हैं, मतलब वायुमंडल का जो ऊपरी क्षेत्र होता है उसका निर्धारण ऑक्सीजन की उपलब्धता, आर्द्रता और तापमान के द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य यह स्टेटमेंट गलत है और गलत होने के कारण ही यह इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से स्वमंडल अर्थात होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य सोर्स कौन सा है। तो यहां पर बताना है, जैसे हम बात करते हैं, एक होता है ट्रेजरेंस महोदय के द्वारा जो वायुमंडल का वर्गीकरण किया गया है सममंडल और विषम मंडल में। तो जो विषम मंडल होता है अर्थात 90 किलोमीटर के पश्चात का जो क्षेत्र होता है वहां पर ऑक्सीजन का मंडल मिलता है, नाइट्रोजन का मंडल मिलता है। तो उसी के विषय में बात कर रहा है
कि जो विषम मंडल होता है निम्नलिखित में से स्वमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य सोर्स कौन सा है? तो उसका सोर्स यहाँ पर है जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से निकलने वाली नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से शुद्ध प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सही है? यहाँ पर बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर आंसर होगा पहला तो यही होना चाहिए कि पौधे में पूर्ण प्रकाश संश्लेषण से श्वसन की ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि पौधे में पूर्ण प्रकाश संश्लेषण से श्वसन की ऋणात्मकता, अर्थात आंसर जो होगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो जो भू रासायनिक चक्र होता है जिसके अंतर्गत जल चक्र की प्रक्रिया होती है, कार्बन चक्र की प्रक्रिया होती है, नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया होती है, अन्य जितने भी पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं इन सब का चक्रण होता है, लेकिन जो अपर्दन चक्र की प्रक्रिया है यह जैव भू रासायनिक चक्र का पार्ट नहीं है, बल्कि यह जियोमॉर्फोलॉजी का एक कह सकते हैं इरोजनल प्रोसेस होता है। तो इस आधार पर इसका संबंध इससे नहीं है और इसी के आधार पर यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, मिलान करने वाला है। एक तरफ है हरित पादप। हरित पादप को हम क्या कहते हैं? यह उत्पादक वर्ग होता है। क्या होता है? उत्पादक वर्ग होता है। इसी प्रकार जो पशु परजीवी है, पहले तो यहाँ देखिए पादप परजीवी। पादप परजीवी का तात्पर्य है कि पादप जो होता है उत्पादक होता है और पादप के ऊपर जो निर्भर होता है उसको कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। और प्राथमिक उत्पादक पर जो निर्भर रहता है उसे कहते हैं पशु परजीवी, अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन जो कवक होता है यह किस पार्ट में आता है? तो यह अपघटक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपघटन का कार्य करता है। अर्थात आंसर जो हो जाएगा 4321। क्या हो जाएगा? 4321 ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर है कि कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपभोग करते हैं? तो यहां पर जो सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी आवश्यकता पड़ने पर यह कह सकते हैं प्राथमिक या वनस्पति का उपभोग करता है और यदि आवश्यकता पड़े तो मांस का भी यह सेवन कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं इसको सर्वाहारी प्राणी, जो मांस तथा घास दोनों के ऊपर निर्भर रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता। और जब इसमें से स्वयं के पोषण के लिए खर्च की गई एनर्जी को हम घटा देते हैं तो प्राप्त होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, जो आगे प्रश्न दिया गया है तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसी परिवहन तंत्र में मूलभूत परिपथों की संख्या एवं उस तंत्र में अधिकतम संभव परिपथों की संख्या के अनुपात में जो संयोजन सूचकांक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्फा सूचकांक। क्या कहते हैं? अल्फा सूचकांक। अगला प्रश्न यहां पर है कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है। तो क्या सही है या गलत? ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर 90% एनर्जी कंज्यूम की जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी अगले स्तर पर ट्रांसफर की जाती है। तो ऐसे में इस सिद्धांत को जो 10% का रूल है लिंडमैन महोदय ने दिया था, तो यहाँ पर बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का जो सापेक्षिक ह्रास है ये बढ़ता जाता है, ये सही है। साथ में यहाँ पर कारण लिख रहा है कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियों की गतिशीलता बढ़ती जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है उच्च पोषण स्तर पर उपस्थित प्राणियों की जो क्रियाशीलता है यह बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको अत्यधिक कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करना पड़ता है, जिससे मैग्नीफिकेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है और मैग्नीफिकेशन से ही तरह तरह की बीमारियां भी हमको परिलक्षित होती हैं। तो इस आधार पर कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही कथन है? अर्थात यहां पर जितने कथन लिखे गए हैं सब गलत हैं, सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है और उसी की पहचान करनी है।
यहाँ पर लिखा है आदमी एक द्वितीयक उपभोक्ता है, क्या यह सही है? तो आदमी प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है, तृतीयक भी हो सकता है, क्योंकि आदमी सर्वाहारी किस्म का एक प्राणी है। इसी प्रकार जो लिखा छछूंदर एक तृतीयक उपभोक्ता है, इसके भी विषय में आप स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि यह कि किस श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि यह भी एक प्रकार से सर्वाहारी की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जो टिड्डा है यह पूर्ण रूप से प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि यह एक शाकाहारी है, अर्थात यह किस पर निर्भर करता है? तो वनस्पति पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर यह सेंटेंस सही है और इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं अपघटक, अर्थात उस पर्टिकुलर मटेरियल का क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया, अर्थात उसका क्या हो गया? अपघटन हो गया। इसके द्वारा अपघटक वर्गों के द्वारा, जिसमें हम कवक को रखते हैं या अन्य विभिन्न प्रकार के डिकम्पोजर होते हैं जिसको रखा जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीयता का गुण नहीं है? अर्थात यहाँ पर जितने विकल्प दिए गए हैं सब में संवहनीयता का गुण विद्यमान है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें संवहनीयता का गुण विद्यमान नहीं है, और वह कौन सा विकल्प है उसी का पहचान करना है। पहला लिखा है विकल्प यहाँ पर पारिस्थितिकीय संसाधनों की निरंतर आपूर्ति। अगर प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति बनी रहेगी तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम सिंपल है कि वह संवहनीयता का गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन जो यहाँ पर लिखा गया है पारिस्थितिकीय कार्य, तो पारिस्थितिकीय कार्य से भी संवहनीयता बनी रहती है, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने से भी बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अनुकूल पारिस्थितिक मांगों को पूरा करना। अगर आप प्रत्येक मांग को पूरा करेंगे तो इससे संवहनीयता का तात्पर्य होता है संपोषणीय, अर्थात इसी को कहते हैं संधारणीय, इसी को कहते हैं सतत। उस सतत का तात्पर्य होता है कि वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए, उसे कहते हैं संवहनीयता। तो यहाँ पर जो लिखा है डी वाला विकल्प की अनुकूलन पारिस्थितिक मांगों को पूरा करना, यह उचित आंसर नहीं है, क्योंकि आपको वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होगा, उसे कहते हैं संवहनीयता। तो यह स्टेटमेंट गलत है, अर्थात आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा भंडार है, स्थल मंडल में भी ऑक्सीजन है, जलमंडल में भी है, वायुमंडल में भी है, लेकिन जो जीवमंडल होता है, जीवमंडल में स्थल मंडल का भी भाग समाहित है, जलमंडल का भी भाग समाहित है और वायुमंडल का भी भाग समाहित है, अर्थात जीवमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का भंडार पाया जाता है, क्योंकि इसमें तीनों मंडल समाहित होता है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसका जो संबंध है मुख्य रूप से यह जलवायु परिवर्तन के संबंध में डिफाइन किया जाने वाला एक चक्र है, और ये एक रसियन भूगोलवेत्ता थे। कैसे थे? रसियन भूगोलवेत्ता थे, जिसके विषय में हम लोग आगे चल करके जब सिद्धांत का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पर्यावरणीय प्रभाव सूचकांक से है, अर्थात जब किसी भी हम योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उस पर्यावरणीय समस्याओं का जो प्रभाव मूल्यांकन है, उसी के लिए हम जिस मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, उस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किसने किया था? तो लियोपोल्ड महोदय ने किया था, और उन्हीं के नाम के आधार पर इस मैट्रिक्स का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है? वैसे अगर देखा जाए सबसे बड़ा भंडार तो हमारे महासागर हैं, जहाँ पर लगभग 97.5% भाग जल का विद्यमान होता है। उसके पश्चात अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो जल पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? हिम टोपियों पर पाया जाता है, जो हिम की कैनोपियाँ होती हैं। और अगर हम उसके पश्चात की बात करें तो हमको मिलता है क्या? वहाँ पर झील मिलती है। क्या मिलती है? झील मिलती है। झील के पश्चात अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा तो हिमानी है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर जल मिलता है? सबसे ज़्यादा महासागर में। उसके पश्चात जो मीठा जल है उसमें हिमानी आ जाता है। हिमानी के पश्चात किस में जल मिलता है? भूमिगत में। और भूमिगत के पश्चात किस में मिलता है? तो झील में। और इसके पश्चात जो होता है यहाँ पर आता है नदी में। कहाँ पर?
नदी में जो जल मिलते हैं उसकी बात आती है। इसका तात्पर्य है यहाँ पर ना तो हिमानी दिया है ना तो भूमिगत दिया है, यहाँ पर झील है। तो झील में है, नदियों में जल उससे कम है, जैवमंडल में भी कम है, मृदा में भी कम है। इस दिए गए विकल्पों में जो सर्वाधिक जल उपलब्ध है वो कहाँ पर है? झीलों में है। वैसे सबसे ज़्यादा तो महासागर में है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो हमारे हिमानी आते हैं, भूमिगत जल आता है, झील आती है और नदियाँ आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थात यहाँ पर सभी स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो सही है और उसी की पहचान करनी है। यहाँ पर लिखा है बर्फ के टुकड़े आर्कटिक क्षेत्र में माध्यमिक पारिस्थितिकी पाई जाती है, क्या यह सही है या गलत? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बेहतर आंसर है ये तो हो जाएगा आपका सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता सौर विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है। तो सबसे बेहतर आंसर यही हमारा सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? वैसे पारिस्थितिकी संतुलन के लिए यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी बेहतर है, निर्वनीकरण भी उपयुक्त है क्योंकि निर्वनीकरण पर नियंत्रण होना चाहिए, संसाधनों का संरक्षण भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम औद्योगिकरण को प्रमोट करते हैं तो इससे पारिस्थितिकी संतुलन असंतुलित हो जाता है, अर्थात यही गलत है और इसी आधार पर आंसर होगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पर किसका विश्लेषण किया गया है? पर्यावरण विकास अंतर संबंध का। और यह आवर कॉमन फ्यूचर जो पत्रिका है वर्टलैंड का, यह कब की रिपोर्ट है? तो 1987 की है। कब की है? 1987 की है। इसमें इन्होंने संधारणीय विकास को परिभाषित किया था। किसको? संधारणीय विकास या टिकाऊ विकास को परिभाषित यहीं पर किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2017 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं सब सही हैं और यह जो प्रश्न है एक प्रकार से कंटेम्प्रेरी इशू पर आधारित है, अर्थात उस समय के परिदृश्य में यह प्रश्न प्रासंगिक था और वर्तमान में यह वर्तमान के रिपोर्ट के अनुसार प्रासंगिक होगा। ऐसे में यह आंसर होगा सी, क्योंकि सभी यहाँ पर लिखे गए जो विकल्प हैं सब सही। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित होता है? तो यहाँ पर जो लिखा है कि प्राकृतिक अनुपूरित पारिस्थितिकीय तंत्र, क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्न पढ़िए, लिखा है पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रकार। तो पारिस्थितिकीय का जो संबंध है यहाँ पर मिश्रित में प्राकृतिक भी आएगा, कृत्रिम भी आएगा, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। ईंधन अनुपूरित, ईंधन भी एक प्रकार से कृत्रिम के अंतर्गत आता है, मानव अनुपूरित भी यह कृत्रिम के अंतर्गत आता है। लेकिन जो प्राकृतिक अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह पूर्णतया प्राकृतिक पर आधारित होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? उसका नाम है पेरियार। क्या नाम है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? उसका नाम है नंदा देवी। उसका नाम क्या है? इसको गलत करिए, इसका नाम हो जाता है खंडचेंगजोंगा, जो कहाँ पर है? ये है सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम में है। और अगर हम बात करें कि शीत मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। और अगर दिहांग दिबांग की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन है? तो उसका नाम है खंडचेंगजोंगा, तो कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? उसका नाम है अर्नेस्ट नेस महोदय। क्या नाम है? अर्नेस्ट नेस महोदय। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक उत्पादन है शैवाल तल और प्रवाल भित्तियों का है। यहाँ पर भित्तियों का तात्पर्य है प्रवाल भित्तियों का। तो शैवाल हो और प्रवाल भित्तियाँ, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है। प्राथमिक उत्पादन की बात हो रही है और इस पर बृहद चर्चा हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में करेंगे ही। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां हटाकर इंकित की जाती हैं, इसको कहते हैं निवल प्राथमिक उत्पादन। इसी को हम कहते हैं, निवल को क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। आपके सामने प्रारंभ में ही एक प्रश्न आया था जहां पर लिखा गया था सकल प्राथमिक उत्पादन।
तो सकल में से जब पोषण स्तर पर खर्च की जाने वाली एनर्जी को माइनस कर देते हैं या घटा देते हैं, उससे प्राप्त होता है निवल प्राथमिक उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड बगैर किसी अपवाद के सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाते हैं, कहाँ से? उत्पादक से हम उपभोक्ता की तरफ जाते हैं, यहाँ पर एनर्जी के मान में लगातार गिरावट देखी जाती है, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिला था। इससे पूर्व हमने इसी एपिसोड में हमने एक प्रश्न में डिस्कशन किया था कथन और कारण के आधार पर। वहाँ पर इसी टाइप का प्रश्न था कि जैसे जैसे हम उच्च पोषण स्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा के जो उपभोग की दर है उसमें वृद्धि ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे ह्रास ज़्यादा होता है। तो यह उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। इसके अतिरिक्त चाहे हम भार का पिरामिड ले लें, चाहे जैव संख्या का पिरामिड ले लें, वह सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो इस आधार पर इसका आंसर कैसा होगा? पी होगा, क्योंकि यह सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए इसी के साथ आज का जो एपिसोड है यह हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।